हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और शाम के 6 बजने ही वाले हैं और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग रोज़ शाम 6 बजे साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज के टेस्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए पहला प्रश्न। इसमें बताइए आप लोग कि किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। बताइए, कोई LCR परिपथ जो होता है उसमें ऊर्जा का जो क्षय होता है वह किस में होता है? प्रेरक में, प्रतिरोधक में, संधारित्र में या फिर इनमें सभी में? जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, प्रतिरोधक। आप लोग को याद रखना है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो होता है वह किस में होता है? वह होता है प्रतिरोधक में। अब प्रतिरोधक है तो प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोधकता से कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। कमेंट कीजिए आप लोग, प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ओम मीटर उनका सही है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? यह होता है ओम मीटर। ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ से यही एक सवाल बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि तप्त तार ए मीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग, तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा या फिर इनमें कोई नहीं? यदि आप लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं तो आपका सही है, मूल औसत वर्ग धारा। आप लोग को याद रखना है, तप्त तार एमीटर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापता है। तो ये आपको याद रखना है। और बात प्रत्यावर्ती धारा की चली है तो इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? AC कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट में क्या कहते हैं? AC। और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ए आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में पूछा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यह होता है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें आप लोग को बताना है कि ट्रांसफार्मर के कोर का परतदार बनाया जाता है ताकि, बताइए कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कि उच्च धारा प्रवाहित हो सके इसके लिए, उच्च विभव प्राप्त हो सके इसके लिए, भंवर धाराओं द्वारा होने वाला हानि कम की जा सके इसके लिए, या फिर अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सके इसके लिए। तो यदि आप लोग को लग रहा है ऑप्शन नंबर सी तो सही लग रहा है। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके। ये आप लोग को यहाँ से याद रखना है। बाकी आप लोग पढ़े ही होंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सवाल मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए आप लोग, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह आप लोग को याद रखना है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें बताना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। बताइए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। तो बताइए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है आपके पास उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और उच्च धारा, न्यून विभव और न्यून धारा, न्यून विभव और उच्च धारा। तो आप लोग को याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च विभव और निम्न धारा। याद रखना है, उच्च विभव और निम्न धारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, उच्च विभव और निम्न धारा। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें बताना है आपको कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी? बताइए आप लोग, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है,
धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति क्या होगी। तो आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न हो, इस तरह के प्रश्न जब भी हो तो आपको सिर्फ इसमें 2 से गुणा कर देना है। फार्मूला होता है ना, तो 2 से गुणा कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। तो सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका। जो भी लोग सी कमेंट किए हैं उनका सही है। आज एकदम नया नया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोगों से नहीं बन रहा हो, तो यहाँ पर सीखने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताइए आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जूल प्रति टेस्ला, एम्पियर मीटर, जूल टेस्ला या फिर एम्पियर प्रति मीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए। और कल शनिवार है और आप लोग को पता ही है कि शनिवार को हम लोग रिवीजन करते हैं। तो पिछले शनिवार की तरह इस शनिवार भी कुल 100 प्रश्नों का रिवीजन क्लास है। तो सभी लोग जरूर कल लाइव आइएगा और 100 प्रश्नों का टेस्ट दीजिएगा। चलिए बताइए, इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जो भी लोग लिख रहे हैं जूल प्रति टेस्ला, उनका सही है, ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति टेस्ला। अब बात करें कि चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि यह अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो बताइए आप लोग, क्या लग रहा है आप लोग, अदिश या फिर सदिश। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि यह अदिश राशि है उनका सही है। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो है कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, केमिस्ट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताइए कमेंट करके, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत किसमें है। कमेंट कीजिए आप लोग, संक्रमण तत्व जो है वह किस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो जिन लोगों को भी लग रहा है ऑप्शन नंबर सी उनको सही लग रहा है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये सभी लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे संक्रमण तत्व को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये इंग्लिश आपको याद रखना है, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख कर दे देता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जाता है। तो ये संक्रमण तत्व भी हुआ, तो डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। एक तो हुआ संक्रमण तत्व। अगर इसी में पूछता कि अंतः संक्रमण तत्व ये किसे कहा जाता है, तब जवाब क्या होता। तो अगर अंतः संक्रमण तत्व पूछ ले आपसे कि किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है एफ ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की। एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो इसका मतलब आप तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं। बताइए कौन किया था खोज, माइकल फैराडे, जूल ओस्टर्ड या फिर साइमन ओम। तो जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किया था। ये आप लोग को याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव के बाद दूसरा होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और चुंबकीय प्रभाव के बाद तीसरा एक और प्रभाव होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये तीनों के खोजकर्ता आप लोगों को याद रखना है। रासायनिक प्रभाव के कौन हो गए, माइकल फैराडे। चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किया था, ओस्टर्ड। और ऊष्मीय प्रभाव पूछेगा तो सॉरी साइमन ओम नहीं, ऊष्मीय प्रभाव की खोज किए थे कौन, जूल। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा या फिर में कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र बताइए। चुंबकीय सुई आप लोग देखे होंगे, आप लोग के मोबाइल में भी इस तरह से एक सिंबल दिखाता होगा नुकीला सा, वही चुंबकीय सुई होता है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान जब घटेगा तो चुंबकीय सुई के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी लोग को लग रहा है कि इसका आंसर बी होगा उनका सही है, बढ़ता है। आप लोग क्या रखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है, यानी कि उल्टा रिलेशन है, ये आप लोग को याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र की बात चली है तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। कमेंट कीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए, उसके बाद सीजीएस मात्रक भी बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो एसआई मात्रक जो भी लिख रहे हैं टेस्ला, उनका सही है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है,
टेस्ला। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये होता है गॉस। उसके बाद मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि एक गॉस बराबर कितना होता है। एक गॉस बराबर कितना होता है? 10⁻⁻4 टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा? बताइए, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? क्या होगा सही जवाब? कमेंट कीजिए आप लोग। नमन कोण पढ़े होंगे सभी लोग। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर सही है, घटता है। मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में होता है कौन चीज? ये होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और आप लोग पढ़े होंगे कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है वह कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है? ये ऊपर उत्तरी ध्रुव हुआ, उत्तरी ध्रुव पर होता है 90 डिग्री। तो यहाँ क्या कहा है? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, यानी कि यहाँ उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव। इससे आप जब जाइएगा नीचे की तरफ विषुवत रेखा की ओर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि घटते घटते 0 हो जाएगा। इस प्रकार घटेगा। तो ये आपको याद रखना है। यह भी याद रखना है कि विषुवत रेखा पर पूछेगा कि नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पूछेगा तो भी 90 डिग्री। और नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर भी पूछ ले, यहाँ जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अभी जो पेन जहाँ पर है वहीं पर, ये साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, यहाँ भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये सब आपको याद रखना है। और अब बारी है रिवीजन की। तो बताइए आप लोग, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी लोगों को पता होगा कि इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो बी जो भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका सही है। अब बताइए, प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या फिर ध्रुवण। जिन लोगों का भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, उन लोगों का सही है। अब बताइए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है क्या? व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण या फिर वन विक्षेपण? तो प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है ये ध्रुवण को प्रदर्शित करती है। जो भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। बताइए कि निम्न में कौन विवर्तन की घटना के प्रकार है? बताइए इसमें कौन विवर्तन की घटना के प्रकार है? मैंने आपको बताया था फ्रेनेल का विवर्तन भी होता है और फ्राउनहोफर का विवर्तन भी होता है, यानी कि सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बताइए कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन? परमाणु संरचना का ज्ञान प्राप्त करने में प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। तो जो भी लोग इसका जवाब डी दे रहे हैं उनका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। बताइए, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। इसका अस्तित्व सिद्ध करता है, मैंने आपको कल ही बताया है, यह धनाभिष्ट नाभिक को सिद्ध करता है। तो जो भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप लोगों को बताना है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट कीजिए आप लोग। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह घटता है, उनका सही है, बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। डी वालों का सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताना है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? प्रोटॉन, होल, अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन? जो भी लोगों को लगता है इसमें होता है होल, उन लोगों का सही लग रहा है, बी यहाँ पर सही जवाब होगा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके तरह? मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, रिवीजन क्लास। कल 100 प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे, तो सभी लोग कल जरूर टेस्ट दीजिएगा। चलिए बताइए इसमें कि डायोड का उपयोग कैसे करते हैं? तो डायोड का उपयोग हम लोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह। तो जो भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका सही है। ये था टॉप 20 प्रश्न। मिलेंगे फिर हम लोग कल
शाम के 6 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।